वहां तक कोई डाउट आया? केमिकल काइनेटिक्स कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में। यस मैम। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हो? रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम कर करके। अगर एक जनरल रिएक्शन लिखी हो A टाइम्स दिस, B टाइम्स ऑफ दिस, देन C टाइम्स ऑफ C, दिस टाइम्स ऑफ D, तो हाउ विल यू राइट रेट ऑफ रिएक्शन? किस पे डिपेंड करेगी? -1/A dA/dt यस, minus कंसंट्रेशन ऑफ 1/B dB/dt यस, equal ये सब याद है। कंसंट्रेशन ऑफ B बाय dt एंड नेगेटिव साइन हमने क्यों लगाया है? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी विद रिस्पेक्ट टू dt एंड 1/d dc/d/dt। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया था? तुम्हें एवरेज और इंस्टेंटेनियस पता ही है। इंस्टेंटेनियस कम यूज करेंगे, एवरेज सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एंड देन हाउ डू वी फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने के तरीके होते हैं, जिसमें से फर्स्ट वे क्या था? यूनिट्स पे डिपेंड करता है। तो यूनिट्स ऑफ के की वैल्यू क्या होती है? इट विल बी concentration concentration raised to the power 1 minus n upon time. yes, where n stands for Overall order of reaction. overall order. देन उसके बेस फिर हमने दूसरा चीज क्या किया था? दूसरा मेथड क्या है? एक्सपेरिमेंटल यस, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो उसमें हमें 3-4 एक्सपेरिमेंट दिए होंगे, हमें उनकी वैल्यूज पुट करना है और उसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया। देन वाज इंटीग्रेटेड लॉ मेथड। हमने एक्सप्रेशंस डिराइव किए थे, उसमें से बोला था कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का तो लर्न करना है। ओके, तो जीरो ऑर्डर का क्या एक्सप्रेशन आता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या एक्सप्रेशन आता AI minus AF is equal to KT. है? या मतलब C नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन एंड दिस। एंड सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर का क्या आता है एक्सप्रेशन? 2.303 2.303 log C naught upon CT is equals to KT. kT। ठीक है, ये हमें याद रखना है। देन फिर उसके बाद में यस मैम इसी में आपने जो सेकंड ऑर्डर का बताया था, हाँ मैम एक बार उसकी इक्वेशन के फर्स्ट और सेकंड स्टेप कर दीजिए, उसमें एक डाउट है। बेटा, आप करके देखना, क्लास के बाद में पूछ लेना, ठीक है? ओके। क्योंकि जीरो और फर्स्ट ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइन। एंड देन हाफ लाइफ में आ जाओ। तो हाफ लाइफ में मैंने मतलब वैसे तो अगर हमें जीरो ऑर्डर का याद ही रखना है, तो जीरो ऑर्डर का क्या होता है? हाफ लाइफ दैट इज C नॉट अपॉन 2K। और फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या याद रखना है? हाफ लाइफ क्या होता है? दैट इज 0.693 अपॉन K। एंड C इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। सो हाफ लाइफ जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर 1 minus n, where again n stands for order of the reaction. And last method हमने क्या किया था? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा, और जो भी ऑर्डर होगा उसके हिसाब से यहाँ पे 1 माइनस एन आ जाएगा। मतलब अगर जीरो ऑर्डर होगा तो CT वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो लॉग CT वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, और सेकेंड ऑर्डर होगा तो क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर में ग्राफ कैसा बनेगा? Straight कंसंट्रेशन line downward, negative slope. यस, ये इसका ग्राफ होगा तो हम बता देंगे। फर्स्ट ऑर्डर में ग्राफ होगा तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? ln ऑफ CT वर्सेस टाइम विल गिव अस अ स्ट्रेट लाइन। देन अगेन सेकेंड ऑर्डर की बात आएगी तो 1 by CT versus time. 1 by CT वर्सेस टाइम ऐसे होगा। थर्ड ऑर्डर तो यू कैन इजीली से 1 अपॉन CT का स्क्वायर वर्सेस टाइम, ऐसे कर करके हमारे ग्राफ्स प्लॉट होंगे। सो ऑल दीज मेथड्स वर क्लियर? Yes ma'am. ठीक है। सो अब हम इसके आगे की चीज को मूव ऑन करते हैं। हाँ, तो तुम मुझे या तो स्क्रीनशॉट भेज दो जल्दी से, ताकि मैं उसको डिस्कस कर सकूं, अदरवाइज विल मूव फर्दर। क्योंकि अभी मैं उतना टाइम नहीं दे पाएंगे ना, हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे अदरवाइज। व्हाटएवर इज योर डाउट
ठीक है, अब हम मूव करते हैं फर्दर इन द सेम थिंग। फाइन, तो अब ऑर्डर तो समझ में आ गया ना, मतलब ऑर्डर का अगर हम लिटरल मीनिंग माने तो ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k टाइम्स a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 1/2 c टू द पावर -2, ऐसा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर हमने c की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी, हम कैसे बढ़ा सकते हैं रेट, बाय वी ऑलरेडी नो कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ होम रिएक्टेंट। जितना हमारे दिमाग में क्या होता है, जितना रिएक्टेंट डालोगे उतना तेजी से रेट भागेगा, यही होता है ना। घर में क्या बोला जाता है, ज्यादा खाओ ताकि तुम जल्दी से ग्रो करो, यही तरीका होता है ना बोलने का। ओके, बट Yes, ma'am. वी कांट से लाइक दिस, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि रेट को और भी फैक्टर्स गवर्निंग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, जो कंसेंट्रेशन है सी की, अगर हम बढ़ाएंगे तो रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, Decrease करेगा. बिकॉज द ऑर्डर इज नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑर्डर की वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है कम हो जाता है। अब ए को बढ़ाने पर भी रेट बढ़ेगा और बी को बढ़ाने पर भी रेट बढ़ेगा, लेकिन अगर हमारे पास चॉइस दी जाएगी, भाई सिर्फ एक ही चीज डाल सकते हो, सिर्फ एक ही चीज को डाल सकते हो, पूरी तरीके से नहीं कर सकते हो, तो हम किसको प्रेफर करें कि ज्यादा, Ma'am, B. जिसका ऑर्डर ज्यादा, मींस अगर हम उसका कंसंट्रेशन डालें तो रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरेटिवली जल्दी बढ़ेगा। कैन यू गेट द कैन यू गेट कि हम रेट या ऑर्डर क्यों निकालते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन से रिएक्टेंट पे ज्यादा रेट गवर्न कर रहा है। ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच रेट इज गवर्नड, इसके लिए हम ऑर्डर निकालते हैं। Fine. Now, in today's class, we are moving further, and I am introducing a new term which is called as molecularity. Molecularity. ठीक है, नाउ क्या होता है, अब इसके लिए हम लोग पहले एक टर्म डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पहले एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसको पहले डिफाइन करते हैं। तो जनरली क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं, रिएक्टेंट देखते हैं और उसका एंड प्रोडक्ट देखते हैं, अंदर क्या हुआ नहीं पता चलता हमें। सो एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में हो। एलिमेंट्री रिएक्शंस आर द रिएक्शंस which are carried out only वन स्टेप, एक स्टेप में जो हो जाए उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो आज से पहले जब तुमने हाइड्रोकार्बन्स में हैलोजिनेशन नहीं पढ़ा था, तब तक तुम क्या बोलते थे कि बस कार्बन और ऑक्सीजन मिले और उन्होंने क्या बना लिया, CO2 बना लिया। क्या ये कैसे बना, इसके बारे में तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन थी, मैकेनिज्म पढ़ते थे क्या? जब तक तुमने हाइड्रोकार्बन्स नहीं पढ़ा था, यू आर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट मैकेनिज्म। यू वर सेइंग कि हाँ, रिएक्टेंट डाला और प्रोडक्ट निकल करके आ गया। सो जब जो इस टाइप की रिएक्शंस होती थी, बेसिक रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप के अंदर होती थी, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। अब नाउ देयर आर सर्टेन रिएक्शंस, क्योंकि हम आगे की चीजें पढ़ चुके हैं, सो देयर आर सर्टेन रिएक्शंस which are carried out in number of steps. Reactions which occur in 2 or more steps। और ऐसी रिएक्शन को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस। ठीक है, एंड द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, द सीक्वेंस of steps through which reaction takes place is called as reaction mechanism.
ठीक है। सो आई कैन से जो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है इट इज मेड अप ऑफ, मतलब जितने स्टेप्स होते हैं उतनी एलिमेंट्री रिएक्शन। एवरी स्टेप रिप्रेजेंट्स, every step of a complex reaction represents an elementary reaction। ठीक है, अब सर ने तुमको थोड़ा SN1 SN2 बताया है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो क्या होता है, अब इसी का रेफरेंस लेते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, एंड दैट वाज द रीजन हमने ये चैप्टर पहले लिया। तो देखो सर ने तुम्हें SN2 मैकेनिज्म, SN1 करा दिया, SN2 दोनों करा दिए। सब Yes, कुछ हो ma'am. गया है। Yes, ma'am. हम सब्स्टिट्यूशन वगैरह भी हो गई हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों। SN2 में क्या हो रहा होगा, जैसे ये होगा तुम्हारा एक अल्काइल हैलाइड, ठीक है, और यहाँ पर ये है हमारा कोई भी हैलोजन लगा हुआ। फाइन। अब इसको एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को आएगा, तो इसको कोई जगह तो मिल नहीं रही है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने। पीछे से करेगा। अगर यहाँ से करेगा तो इसके और उस न्यूक्लियोफाइल के लोन पेयर आपस में रिपेल करेंगे। सबसे इजी तरीका क्या है, पीछे से अटैक करना, तो इसीलिए वो पीछे से अटैक करता है। बैक बॉन्डिंग। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होता है, सैमल्टेनियसली ये क्या कर रहा होता है, ये अपना बॉन्ड जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, और सेम टाइम पर क्या हो रहा था, सैमल्टेनियसली ये वाला जो बॉन्ड होता है ये क्या हो रहा था, वीक हो रहा था। दीज टू थिंग्स हैपन साइमल्टेनियसली, एंड दैट इज व्हाई जो अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो इसमें इन्वर्जन अकर करता है। यस मैम। क्योंकि अगर ये इधर की तरफ लगा था, यहाँ पर ये इस तरफ लगा हो जाएगा तो इसमें इन्वर्जन भी होगा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो रिएक्शन है मतलब कह सकते हो हैलोजन का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का अटैच होना, ये एक स्टेप में हो रहा है या मल्टीपल स्टेप में हो रहा है? एक ही स्टेप में हो रहा है। तो दैट इज व्हाई रिमूव्ड एंड ये अटैच, ये दोनों इट इज हैपनिंग इन साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप। ठीक है, तो जब हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट विल बी इक्वल टू, इट विल डिपेंड अपॉन कि हमने कितना अल्काइल हैलाइड लगाया है प्लस न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर इसका कंसंट्रेशन कम हुआ तो न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो न्यूक्लियोफाइल आपस में रिपेल करेंगे और इस पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। और अगर इसका कंसंट्रेशन अल्काइल हैलाइड का ज्यादा हुआ, न्यूक्लियोफाइल का कम होगा, तो बहुत सारे अल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, सब आपस में लड़ेंगे। तो अगर हमें रिएक्शन अच्छा करना है तो दोनों को सेम अमाउंट में डालना चाहिए या कम अमाउंट में डालना चाहिए? सेम अमाउंट। Same amount. That is why you can see the order of the reaction becomes what? 1 plus 1 is 2. 2. And that's why we say this is SN2 order reaction. Can you follow? यस मैम। ठीक है, ये सर ने कराया होगा। अब मतलब दोनों पे डिपेंड करेगा हमारी रिएक्शन। जब हम SN1 पे जाते हैं, SN1 कब होता है, जब हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जहां पर कार्बोकैटायन इजीली बन जाए। ठीक है, यहाँ पे जैसे तीनों तरफ एल्काइल से अटैच्ड हो तो ये कार्बोकैटायन इजीली बन जाए, तो क्या करेगा, ये तो मतलब बिना किसी के प्रेशर के ही क्या करेगा, इसको निकाल के ही बैठा है, मतलब ये बॉन्ड ऑलरेडी वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि ये खुद में एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि इसका जो कार्बोकैटायन है वो क्या है, स्टेबल 3 डिग्री। yes it is 3 degree 2 degree depends on that, so it is already very stable। सो ये एक तरीके से ये बॉन्ड पहले से ही वीक है, ये मतलब एक तरीके से ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, नाम के लिए बैठा हुआ है फ्रेंडशिप कर करके, बट एक्चुअल में वो पहले से ही ब्रेक आउट है। तो अब क्या होगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल पड़ेगा, कम अमाउंट में भी पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल को फटाफट दिखेगा ये कार्बोकैटायन, एंड उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक करेगा, एंड दे टुगेदर विल फॉर्म व्हाट, दे टुगेदर विल फॉर्म व्हाट, ये कंपाउंड बन जाएगा। Yes, ma'am. तो ये था हमारा तो यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप 1 हो गया, मतलब कार्बोकैटायन का फर्स्ट स्टेप। यस, step एंड दैट इज व्हाई it is called as the rate determining रीडिटरमाइनिंग स्टेप। because
जब तक कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तब तक न्यूक्लियोफाइल अपने आप को अटैच नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कुछ भी हो, हमें कम फर्क पड़ेगा, ज्यादा किसके ऊपर, हु इज गोइंग टू बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर? अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन। यस। तो यहाँ पर जब हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है तो हम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करते हैं एक तरीके से, क्योंकि हम मेनली हु इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर, द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर। सो हमारा जो रिएक्शन होता है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, कितना अमाउंट में कार्बोकैटायन बन रहा है। So that is why now you can see the order of the reaction becomes what? 1. एंड दैट इज वाई तुम्हें सर ने यहाँ बोला होगा रिटेंशन होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी की, क्योंकि आकर के हम लोग इधर से भी अटैच कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल को। यस मैम। तो यहाँ पे दोनों का मिक्सचर मिलता है, रेसिमाइजेशन बोला होगा। यस Yes, मैम, ma'am. रेस्ट मिक्सचर। Partial or complete. यस, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंबशन करते हैं, हम कंबशन करना चाहते हैं रिएक्शन में, हम घर में कुछ कंबशन, तो हमारा कंबशन के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? कंबशन के लिए हमें वैसे क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, बोलो? हम एक फ्यूल और ऑक्सीजन Fuel, गैस। temperature, oxygen. यस, फ्यूल, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन एंड दैट रिलीजेस एनर्जी। तो जब हमसे बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ किस पर डिपेंड करेगा, तो आइडियली तो हमें बोलना चाहिए कि इट विल डिपेंड ऑन द फ्यूल एज वेल एज ऑक्सीजन, दोनों पर डिपेंड होना चाहिए। यस और नो? कंबशन कितना ज्यादा होगा उस पे किस पे डिपेंड करेगा, फ्यूल एंड ऑक्सीजन दोनों पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? Yes, ma'am. Yes. क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन में जो चीज हमारे पास एक्सेस में होती है, क्या हम उसकी वैल्यू करते हैं? No, इलेक्ट्रिसिटी ma'am. हमारे यहाँ हमेशा अवेलेबल रहती है, तो क्या हम उसकी वैल्यू करते हैं? आप उससे पूछो जा करके जिसके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। वाटर सप्लाई हमें बहुत अच्छे से अवेलेबल है, इसलिए हम उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, बट जिनके यहाँ नहीं आता उनके पास से पूछो। तो ऑक्सीजन हमें, क्योंकि नेचर ने इतनी एक्सेस में प्रोवाइड कर दिया, तो जब भी हम कंबशन के बारे में बात करते हैं हम जनरली ऑक्सीजन के अमाउंट के बारे में डिस्कस करते ही नहीं है। हम सीधे सीधे ये बोलते हैं जो भी हमारा रेट है, मतलब अगर हमें कार को ज्यादा पावर पे दौड़ानी है तो फ्यूल ज्यादा डालो, यही बोलते हैं ना, फ्यूल ज्यादा डालो। Yes, That's ma'am. why your racing Yes. cars, your racing bikes who have high power, मतलब ये बॉयज एंड ऑल तो बहुत ज्यादा इन चीजों पे फोकस करते हैं आज इस एज में। तो जितनी भी तुम्हारी अच्छी कार्स होती हैं या वो होती हैं उनका माइलेज बहुत कम आता है, तुम्हें समझ आता, तुम्हें पता होगा ये चीजें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रीजन समझ में आ रहा है। तो हम Yes. किस पे फोकस रखते हैं? फ्यूल, क्योंकि एयर तो एयर में ऑक्सीजन अबंडेंटली अवेलेबल है, तो हम फोकस ही नहीं करते हैं। तो अगेन कहने वैसे आइडियली इट शुड बी सेकंड ऑर्डर, बट अगेन वी आर फोकसिंग ऑन फर्स्ट ऑर्डर ओनली, we just focus on fuel. So any reactant is in excess, if any reactant is in excess, is in excess, the order of the reaction becomes 0 with respect to that reactant. जैसे कि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन या कभी अगर रिएक्टेंट वाटर है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो सब हमारे पास अबंडेंटली अवेलेबल है। कैन यू फॉलो दैट? Yes, ma'am. Yes. ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एलिमेंट्री जो आज तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है कि इट इज कैरीड आउट इन मल्टीपल स्टेप्स, और अगर इन स्टेप्स में जैसे अगर जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है अगर उसमें हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स आ रहे हैं और इन स्टेप्स की वेलोसिटी अलग है तो फिर जो स्लोएस्ट स्टेप होता है इट बिकम्स द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई जस्ट लाइक एक रिकॉल एन एग्जांपल। तुम लोगों की वो रेस होती है ना जिसमें जैसे पहले क्या होता है, बैटन रेस जो होती है बेसिकली उसमें क्या होता है एक पर्सन ए से बी पे रन करेगा, वो तुमको एक बैटन देगा, फिर जो पर्सन बी पे खड़ा है वो बी से सी पे रन करेगा, इस वाले पर्सन को एक पैटर्न देगा, फिर सी से डी पे वो पर्सन रन करेगा, और यहाँ पर एंड पॉइंट पे पहुंचने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा
रैंकिंग क्या रहा, इस पूरी टीम का मैम रैंक। रिले। हाँ, रिले रेस। ओके फाइन, दिस टाइप के रेस है। अब सपोजिंग तुमने यहाँ पर किसी बहुत स्पीड वाले पर्सन को खड़ा कर दिया, मतलब लाइक तुमने लाइक यहाँ पर हम लोगों ने पैंथर या चीता को खड़ा कर दिया जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी हमने टाइगर को खड़ा कर दिया जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है, बट यहाँ पर हमने टॉर्टोइज को डाल दिया। तो व्हाट डू यू थिंक कि चीता और टाइगर क्या टॉर्टोइज विल गो स्लो? क्या उस तुम यहाँ पर कितने भी स्ट्रॉन्ग कंटेंटेंट खड़ा कर लो, लेकिन बेसिक तुम्हारी स्पीड किस पे गवर्न होगी? BC पे। किस पे गवर्न होगी? बीसी पे, हम स्लोएस्ट। टॉर्टोइज की स्पीड जब पर। तक, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ नहीं लेके आएगा, जब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जब तक बैटन यहाँ से बी से सी में नहीं पहुंचेगा, टाइगर कुछ कर ही नहीं पाएगा, चाहे वो जितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, जितना भी स्पीड में क्यों ना भागता हो, जब तक उसको पहुंचेगा नहीं तब तक हम काम कर ही नहीं पाएंगे। तो सिमिलरली इसी चीज को हम रिएक्शन से बोले तो सपोजिंग एक रिएक्टेंट ए कन्वर्ट्स इनटू बी, ये स्लोएस्ट है, ठीक है। फिर बी जो है वो सी में कन्वर्ट होता है और सी जो है वो डी में कन्वर्ट होता है, ये दोनों फास्ट हैं। फाइन, ये 3 स्टेप्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब ये बहुत 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 फास्ट है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड काम कर देते हैं, मतलब लाइटनिंग फास्ट है। लेकिन जब तक ए से बी में काम कन्वर्ट नहीं होगा तब तक तो तुम्हारा कितना भी फास्ट काम हो, हम कुछ काम कर पाएंगे? नो मैम। नहीं हो पाएगा ना। सो दैट इज व्हाई इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस who is the rate determining step? The slowest. The slowest Slowest step. The slowest step becomes the rate determining step, is be called as the rate determining step। और ये ऑर्गेनिक वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन ज्यादातर आर कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री। complex Complex. तभी तो सर मैकेनिज्म बता रहे हैं ना, Yes, ma'am. Yes मैम। ठीक है। और इनऑर्गेनिक की ज्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं वो एलिमेंट्री होती हैं, आईओसी की रिएक्शंस एलिमेंट्री होती हैं और इसी वजह से वहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं काम कर पाती है और हमें वहाँ पे रिएक्शंस को लर्न करना पड़ता है। एंड दैट इज द रीजन वी आर डिलेइंग इनऑर्गेनिक, ताकि हम बाद में पढ़ें, ताकि हम लास्ट तक लर्न करके रख सकें। इज इट फाइन? यहाँ तो समझ लोगे Yes मैम। तो या काम चल जाएगा, फिजिकल की तरह है, बट वहां पे लर्न ही करना पड़ेगा क्योंकि वो एलिमेंट्री है। वो प्रोडक्ट ऐसा क्यों बन रहा है, मतलब N2O4 क्यों बन रहा है, NO2 क्यों नहीं बना रहा, उसका कोई रीजन हमें पता नहीं है अभी तक, या हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। द रीजन बीइंग इज दे आर एलिमेंट्री रिएक्शंस। ओके, दे कैरी आउट इन स्टेप्स, उनके अंदर क्या चल रहा है हमें अभी पता नहीं है। फाइन, सो इस वाली रिएक्शन में who is the rate determining step? The first step becomes the rate determining step, ठीक है। so did you get the importance of the step? Yes, ma'am. Yes मैम। जब हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है ना, तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे ये जो रिएक्शन थी वो क्या थी, सपोजिंग इसका जो नेट रिएक्शन होगा वो क्या था, A was converting to D, यही होगा ना नेट रिएक्शन। Yes मैम। इसमें सॉरी, इस रिएक्शन में जो B एंड C बने हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स। B एंड C आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। लाइक SN1 में इंटरमीडिएट जो बना था वो था कार्बोकेटायन। व्हाट इज एन इंटरमीडिएट? जो ना रिएक्टेंट हो ना प्रोडक्ट हो, जो बनता है एक रिएक्शन में लेकिन फिर गायब हो जाता है। सो इंटरमीडिएट्स क्या होता है, स्पीशीज विच आर नाइदर reactants nor products, okay, they appear and disappear in the course of reaction। मतलब हमें फाइनल स्टेज पे और इनिशियल स्टेज पे नहीं दिखते हैं। इन द
course of reaction. So can you govern the concentration of intermediate? क्या intermediate कितना बनेगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. आते हैं चले जाते हैं, कितना अमाउंट में बनेंगे या कैसे बनेंगे वो हम लोग गवर्न नहीं कर सकते हैं, बट रिएक्टेंट कितना अमाउंट में होगा ये हम गवर्न कर सकते हैं, क्योंकि हम ही तो डाल रहे हैं, तो हमें 1 kg डालना है, 2 kg डालना है, 3 kg डालना है, हम बता सकते हैं ना। लेकिन Yes, 1 ma'am. kg डालने पर इंटरमीडिएट कितना बनेगा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है हमें, ठीक है। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, whenever for an elementary reaction rate of reaction लिखना बहुत इजी होता है, it is very easy. Okay, for an elementary reaction, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिख देते हैं, इट इज जस्ट रिटन एज k times a to the power of m and b to the power of n, where m is the stoichiometric coefficient of reactant A, okay, and n is the stoichiometric coefficient of reactant B. तो एलिमेंट्री रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बहुत इजी होता है, जस्ट क्या करना होता है, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की को पावर में ले जाओ। ऐसा हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में करते थे, याद करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. केमिकल इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शंस जो होती थी वो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती थी, तो इसलिए हम लोग जो भी पावर में जो भी कोएफिशिएंट होता था उसको पावर में ले जाते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे हम लोग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट क्योंकि अब हम लोग 12th में आ गए हैं, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी समझ रहे हैं, क्योंकि हमने मैकेनिज्म पढ़ना है, मतलब वी हैव गॉन अ स्टेज बियॉन्ड, तो अब हमें कॉम्प्लेक्स का भी लिखना आना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में प्रॉब्लम ये आती है, लेट मी राइट इट फॉर यू एज वेल, ताकि तुम भूल मत जाना, ठीक है। सो ये अगर सपोजिंग मेरी रिएक्शन थी m टाइम्स ऑफ दिस gives me x times of c plus y times of d। तो अगर इसी चीज को मुझे कॉम्प्लेक्स के लिए लिखना है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, okay, rate of reaction will be equal to k a to the power of x b to the power a to the power of a and b to the power of a b, where a can be equal to m, हो भी सकता है, और नॉट इक्वल टू m, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पावर में आएगा वो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो। सिमिलरली b कैन बी इक्वल टू द कोएफिशिएंट और कैन नॉट बी इक्वल टू द कोएफिशिएंट, दोनों कंडीशंस पॉसिबल होंगी। तो कॉम्प्लेक्स की रेट लॉ इक्वेशन लिखना डिफिकल्ट है और एलिमेंट्री का बहुत इजी जाएगा। तभी तो देखो जब हमने SN2 पढ़ा था, SN2 रिएक्शन क्या था, व्हाट वाज द रिएक्शन, Rx plus nucleophile is converting into RNU plus X minus, यही था ना रिएक्शन। This was behaving as an Yes, ma'am. elementary reaction। Yes. हमने देखो रेट फटाफट लिख दिया, रेट लॉ लिख दिया, रेट इज इक्वल टू k टाइम्स Rx to the power this and Nu to the power 1, ऐसे लिखा। लेकिन Yes, जब ma'am. SN1 के लिए गए तो देखो Nu became to the power 0, जबकि इसका कोफिशिएंट 1 है। सी, ठीक है, बिकॉज SN1 इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ लिखना बहुत इजी है, बिकॉज द व्हाटएवर इज योर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इट विल कम इनटू पावर, वेयर एज जो कॉम्प्लेक्स है उसमें पावर में आ भी सकते हैं वही, या फिर कोई नए नंबर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उनका लिखना tedious हो जाएगा, and that is why to write the rate law equation of a complex reaction we have to go through the mechanism, okay, to write the rate law equation we have to study the mechanism, fine, Excuse me, ma'am. yes, Ma'am, is there any way to determine the slowest step in the reaction? we are doing now, let me go further. Is it fine now? Yes, ma'am.
ठीक है, सो लेट्स गो बियॉन्ड। सो अब यहाँ पर एक और टर्म मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ जिसका नाम है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी, सो व्हाट इज इट? मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड, अब ये सब डेफिनेशंस लर्न कर लेना। डिफाइंड फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, defined for an elementary reaction, and basically इसका मतलब क्या होता है? It basically stands for minimum number of molecules, ions हो सकते हैं, atoms हो सकते हैं, किसके? सिर्फ और सिर्फ reactants के, reactants required for the reaction to occur, for the reaction to occur, and is equal to the sum of stoichiometric coefficient of reactants। तो ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ, क्या क्या हमेशा होल नंबर रहेगा? कैन ऑर्डर बी ऑलवेज एन होल नंबर? No, ma'am. No, ma'am. बट व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी? मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करें। जैसे कि एक रिएक्शन ले ली मेरी, PCl5 is converting into PCl3 plus Cl2। अब बताओ कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? एक molecule. One. मॉलिक्यूलैरिटी इज यूनिमोलिकुलर, वन, और वी कॉल इट एज यूनिमोलिकुलर। ठीक है, बट ऑर्डर वन होगा या नहीं होगा वो नहीं पता है। फाइन, अगर एलिमेंट्री है, अगर मैंने बोल दिया कि हाँ ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? One. वन। One. अगर कॉम्प्लेक्स है तो वन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया डिफरेंस? ठीक है, Yes, ma'am. सपोजिंग मैंने लिखा H2 plus I2 एंड इट गिव्स मी 2HI, तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलैरिटी बताओ क्या हो जाएगा? Two. 2. यस, मॉलिक्यूलैरिटी इज बाइमॉलिक्यूलर, इसको हम बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर। ओके, अब अगर ये मेरी एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2. 2। बट इफ यू रिमेम्बर, मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें बताया था, इन रियलिटी दिस इज विच Yes, टाइप ma'am. ये एंड दिस इज विच टाइप? first order. यस, ये हमने किया था फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर? जीरो ऑर्डर में किया। Zero order. Sorry. Zero order, ma'am. तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो एक्चुअल में इसका जो हमें दिखता है वैसा नहीं आता है। रियल में इसका, इफ एलिमेंट्री लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, रियल में इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और इसका ऑर्डर होता है 0। रियल में इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्डर एंड इट इज कॉल्ड एज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस जिनका ऑर्डर एलिमेंट्री ना होकर के ये इस टाइप का आता है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। स्यूडो मतलब देखने में हमें फॉल्स ऑर्डर दिख रहा है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस मतलब हमें जो फीलिंग नहीं दे रहा है, हमें गलत ऑर्डर देता है। अगर हम उसको सिर्फ पेन एंड पेपर पे देखें तो हमें गलत ऑर्डर देखने में मिल रहा है। मतलब देखो यहाँ से देखें तो जिसको नहीं पता है वो तो बोलेगा ये तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट इज इट सेकंड ऑर्डर? No, ma'am. No, ma'am. It is not a second order reaction, so that is why ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ले लूं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिसोसिएशन ले लूं, सो इट इज गोइंग टू गिव मी 2H2O plus O2। सो इसके हिसाब से देखें तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? 2। 2. वैसे देखें तो एलिमेंट्री ऑर्डर के हिसाब से देखें तो क्या बोलेंगे हम लोग? Order भी 2 हो जाएगा. हाँ, बट रियल में इट इज अ कॉम्प्लेक्स, एंड रियल में इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड ऑर्डर क्या रहता है? फर्स्ट ऑर्डर। First order.
So such a reaction is also represented as pseudo. Pseudo समझ में आया क्यों लिखा मैंने? Yes, ma'am. Pseudo Yes, ma'am. first order reaction. These are also represented as pseudo first order reaction. ठीक है? तुम्हारे सिलेबस में है pseudo first order reaction. क्योंकि मैंने बोला था ना तुम्हारे को फर्स्ट ऑर्डर सिलेबस में है, तो pseudo फर्स्ट ऑर्डर भी सिलेबस में है. Can you follow now? Yes, ma'am. जो रिएक्शन देखने में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है बट रियल में फर्स्ट ऑर्डर है बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड एज pseudo